Welcome back, students. We have started macroeconomics, and in macroeconomics we have discussed in last class meaning, definitions and scope of macroeconomics. Okay, now we are moving forward for features of macroeconomics. Macroeconomics की क्या क्या विशेषताएं हैं? Features, it is also known as nature or characteristics. Okay, मीन्स नेचर ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है तो भी हमें यही पॉइंट्स उसमें लिखने होंगे. राइट, सी, सो नंबर 1, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. राइट, दैट ऑल्सो वी हैव, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड व्हेन वी हैव डिस्कस्ड मीनिंग ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स. Macroeconomics do not study any particular unit, but it study the aggregate of it. Okay, मीन्स अगर हम इनकम की बात कर रहे हैं तो किसी एक पर्सन की इनकम का स्टडी नहीं करेगा, पूरी इंडिया की इनकम का स्टडी करेगा, मतलब नेशनल इनकम का स्टडी करेगा. सेविंग्स की बात करें तो किसी एक पर्सन की सेविंग का स्टडी नहीं करेगा, पूरी इंडिया की सेविंग का स्टडी करेगा. ठीक है, नेशनल की सेविंग जो भी रहेगी उसका स्टडी करेगा. ओके, सो इट डू नॉट स्टडी the variable of any particular variable, it study whole variables. ठीक है, in aggregate. टोटल की बात करता है वो. ठीक है, टोटल क्वांटिटी की बात करता है, इंडिविजुअल क्वांटिटी की बात नहीं करता है. टोटल प्राइसेस की बात करता है, इंडिविजुअल प्राइसेस की बात नहीं करता है. ओके, सो इट स्टडी एग्रीगेट्स. एग्रीगेट्स मीन्स टोटल्स. सिंपल है. ओके, एक वर्ड में अगर बोलना हो तो. नेक्स्ट, नंबर 2, लंपिंग मेथड. ओके, सो मैक्रोइकोनॉमिक यूजेस लंपिंग मेथड फॉर स्टडिंग पर्पज. हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड. ठीक है, माइक्रो जो था, माइक्रो यूज करता था स्लाइसिंग मेथड और मैक्रो यूज करेगा लंपिंग मेथड. क्या डिफरेंस है दोनों मेथड में? सो सी, फॉर एग्जांपल, ये जो अपनी पूरी इकोनॉमी है उसमें ये टोटल कोई भी अगर एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल हम इनकम की बात कर रहे थे. ठीक है, तो इंडिया में इतने लोग रहते हैं फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो व्हाट इज स्लाइसिंग मेथड? स्लाइसिंग मेथड मीन्स डिवाइड द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस. ओके, लाइक अभी इंडिया है तो मैंने देख लिया कि इंडिया में कितने लोग रहते हैं, और फिर किसी एक पर्सन को, इसको किसी भी एक पर्सन को मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर्सन को चूज किया और मैं इसके इनकम का पूरा स्टडी कर रहा हूँ. ठीक है, डिटेल में. ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी, क्योंकि मैंने किसी एक पर्सन को चूज किया है, पर्टिकुलर का मैं स्टडी कर रहा हूँ, और इसी को बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड. स्लाइसिंग मेथड मीन्स टू डिवाइड होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस, collect any one piece and study that particular piece in detail. That is what slicing method. And what is lumping method? Lumping method means study whole economy. Okay, do not distribute it in small pieces. इसको छोटे छोटे pieces में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, पूरे के पूरा जो है उसका स्टडी करना है, उसे हम बोलते हैं लंपिंग मेथड. ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंपिंग मेथड. ओके, नेक्स्ट, a general equilibrium analysis. The theories of macroeconomics are based on general equilibrium analysis. Means what? हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी जो थे वो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पे बेस्ड थे. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है. माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज आर बेस्ड ऑन पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, मतलब वो कोई भी दो वेरिएबल्स का स्टडी करते हैं और बाकी सब कुछ अज्यूम करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने देखा था लॉ ऑफ डिमांड. ओके, लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या बोलते हैं? व्हेन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी विल इंक्रीज, डिमांड फॉर दैट कमोडिटी विल डिक्रीज. अगर प्राइस बढ़ जाएंगी तो डिमांड कम हो जाएगी. मीन्स वी स्टडी ओनली टू वेरिएबल्स. एक तो हो गया प्राइस और दूसरा वेरिएबल है डिमांड. हमें दो चीजों को ही बात करते हैं. अब इस टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी पर्सन की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, लाइक अगर अभी उसकी इनकम थी 5,000 रुपए, इमीडिएटली उसकी इनकम हो गई 10 लाख रुपए. ओके, इतनी ज्यादा इनकम उसकी बढ़ गई तो उसको क्या फर्क पड़ेगा प्राइस बढ़ने से? डिमांड तो वो सेम रखेगा, इवन ही कैन डिमांड मोर ऑफ दैट. राइट, तो यहाँ पे अपना लॉ झूठा साबित हो जाता है. ओके, सो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मीन्स व्हाट? इट स्टडीज ओनली टू वेरिएबल्स, किसी भी दो की ही बात करता है वो, और उसका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढता है. ठीक है, लाइक अगर प्राइस बढ़ते 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 जा रही है और डिमांड कम होते होते जा रही है, तो कौन सा एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे दोनों इक्वल रहेंगे. ओके,
ये बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और ये किसके अंदर स्टडी हो रहा है? सब कुछ ये हो रहा है माइक्रो के अंदर। ओके और ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरह से स्टडी करता है? इट इज बेस्ड ऑन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मीन्स व्हाट? इट डू नॉट कंसिडर ओनली टू वेरिएबल्स। ओके मैक्रो इकोनॉमिक कंसिडर्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स लाइक income, prices, demand, okay, then fashion in market, customers behavior regarding your product, whether customer likes your product or not. These all things are considered under macroeconomics. That's why we may call it is based on general equilibrium analysis. ठीक, ये partial पे analysis हम नहीं करते, हम पार्शियली कोई स्टडी नहीं करते, पूरा का पूरा जो भी है सब कुछ लेते हैं और उसका इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं। ओके नेक्स्ट नंबर 4 इनकम एनालिसिस। ओके वी हैव ऑलरेडी स्टडीड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कहाँ पे स्टडी किया हमने ये? जब हम देख रहे थे स्कोप, बराबर है। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बोला था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज theory of income and employment. Okay, so it analyzes level of national income, changes in national income and employment, और जो भी चेंजेस हो रहे हैं, नेशनल इनकम अगर आपकी बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, उसके रीजंस और उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ मेजर्स भी बताती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इनकम एनालिसिस। पूरी इनकम का एनालिसिस भी करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट नंबर 5 इट इज पॉलिसी ओरिएंटेड। ओके डेफिनेटली व्हेनेवर इट स्टडीज, हम सिर्फ इसको स्टडी क्यों करते हैं? बिकॉज वी नीड टू राइट इन और एग्जामिनेशन, बराबर है। हम तो एग्जाम में लिखने के लिए स्टडी कर रहे हैं भाई, लेकिन गवर्नमेंट वगैरह जो स्टडी करती है वो क्यों करती है? उनको कोई एग्जाम देनी है क्या? नहीं। व्हाई दे स्टडी? बिकॉज दे वांट टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशंस ऑन द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर नेशनल इनकम कम हो रही है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है इंडिया में, तो इसका स्टडी करके उनको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, और ये अगर पता चल जाता है तो फिर इसको कम कैसे कर सकते हैं हम, नेशनल इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम कर सकते हैं, पॉवर्टी कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हम सॉल्यूशंस भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और ये सॉल्यूशंस हमें ढूंढने हैं, दैट इज आवर अल्टीमेट मोटिव, अल्टीमेट टारगेट। ठीक है, इसीलिए हम ये स्टडी करते हैं। ओके सो इट इज पॉलिसी ओरिएंटेड। ठीक है, ये सारा स्टडी करने के बाद गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है। ओके नंबर 6 इज डायनामिक साइंस। Macroeconomics is based on dynamic science, or you may call it dynamic science. Dynamic means what? Dynamic means which changes. ठीक है, जो चेंज होता है, जो स्टेबल नहीं रहता है, ओके उसको हम बोलते हैं डायनामिक। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डायनामिक्स की भी स्टडी करता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं आज की बात कर रहा हूँ या फिर मैं 2000 की बात करूंगा। ठीक है, ईयर 2000, ये जब 2000 ईयर था तब इंडिया की नेशनल इनकम कितनी थी? सपोज उस टाइम इंडिया की नेशनल इनकम जो है, मैं ग्राफ पे दिखा रहा हूं आपको, वो इतनी थी। ओके उसके बाद 2010 आ गया। 2010 में थोड़ी तो नेशनल इनकम बढ़ी ही होगी, क्योंकि प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज आर इंक्रीज, लेवल ऑफ टैक्सेस आर इंक्रीज, बहुत कुछ इंक्रीज होता है। अभी चल रहा है 2020, तो 2020 में भी कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ ही होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कि 2020 में भी कोरोना वायरस आ गया तो अचानक से ये थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, सब कुछ बंद है, लॉकडाउन चल रहा है इसलिए। ओके मे बी पॉसिबल, राइट? सो दिस नेवर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, 2000 है तो 2000 से 2001 की अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा सा कुछ तो भी चेंज आ सकता है, थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो सकता है, बट व्हेन वी स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड it never remains same. Okay, it is dynamic, it changes, और इसी का स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके सो ये जो भी वेरिएबल्स है, इनकम है, प्राइसेस है, जो भी है वो सेम नहीं रहता है, वो चेंज होते रहता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक ज्यादा पीरियड की जब हम बात करते हैं तो उसका स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इट इज अ डायनामिक साइंस। नेक्स्ट नंबर 7 इज बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे प्राइस और
डिमांड, ये दोनों की ही हम स्टडी कर रहे थे, मीन्स कोई भी दो वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे थे, बट अंडर जनरल इक्विलिब्रियम वी स्टडी ऑल वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं हम सभी को कंसिडर करते हैं और उसका स्टडी करते हैं, एंड दे ऑल आर बेस्ड ऑन ईच अदर। ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स लाइक इनकम है, आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, ओके, ये सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो ये दिस ऑल आर इंटरडिपेंडेंट वी मे कॉल इट। तो ये सारा इंटरडिपेंडेंस पे बेस्ड होता है और उसका स्टडी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। ओके, मीन्स यू कैन नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन ओनली वन थिंग ओनली। अगर आपने सिर्फ प्राइस की बात कर ली कि कमोडिटी की प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बस आप इतना ही स्टडी कर रहे हो, ओके, और आपने बाकी की चीजें कंसिडर ही नहीं की कि उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसकी प्राइस बढ़ रही है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। ये सब चीजें आपने स्टडी ही नहीं की, इन सब चीजों को आपने छोड़ दिया, सिर्फ एक ही वेरिएबल का आप स्टडी कर रहे हो, तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो रॉन्ग रहेगा, करेक्ट, बिकॉज व्हाट यू विल से इन्फ्लेशन इज राइजिंग कंटिन्यूसली और प्राइसेस बढ़ रही, मतलब हो सकता है कि शायद कस्टमर्स डिमांड नहीं करेंगे, बट जब आप देखोगे एक्चुअली कि कस्टमर्स तो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं क्योंकि क्वालिटी भी बढ़ रही है, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल क्या है, फैक्ट क्या है। ओके, सो दिस ऑल आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, ये सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है, मैक्रो स्टडीज, और हमें सबको कंसिडर करके चलना पड़ता है। ऑलराइट, एंड लास्ट पॉइंट इज जनरल प्राइस लेवल। ओके, सो यही सेम चीज है कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज ओनली पर्टिकुलर पर्संस या पर्टिकुलर कमोडिटी की हम प्राइस स्टडी करते हैं, ठीक है, किसी एक यूनिट की हम प्राइस स्टडी करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स सारे क्वांटिटीज की प्राइस जो है उसका स्टडी करेगा, जनरल प्राइस लेवल की बात करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने जो पहले एग्जांपल दिया था वही दे रहा हूँ। अगर मैं ये पेन्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने बोला कि आई नीड अराउंड 3 to 4 rupees टू प्रोड्यूस वन पेन, सो आई विल सेल इट फॉर 5 rupees, मैं इसको 5 रुपए में बेचूंगा। ओके, बट वेन एनी होलसेलर कम्स टू मी, ये जो 5 रुपए है ये क्या हो गया, इंडिविजुअल प्राइस हो गई। ओके, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस हो गई, तो ये माइक्रो स्टडी हो गया मेरा। बट ऑन द अदर हैंड जब कोई होलसेलर मेरे पास आएगा ये पेन परचेस करने के लिए और उसने बोला आई वॉन्ट 1000 यूनिट्स ऑफ दिस पेन्स, मैंने बोला ठीक है 1000 रुपए, 1000 पेन्स सबको चाहिए, 5 रुपए का एक पेन है, तो 5000 रुपए दो और लेके जाओ। विल ही बाय? डेफिनेटली नॉट। ओके, सो आई नीड टू डिसाइड सम जनरल प्राइस ऑल्सो। अगर वो 1000 पेन्स ले रहा है तो मैं उसको 10% डिस्काउंट दूंगा, 20% डिस्काउंट दूंगा, वट एवर इट इज। ओके, तो अगर वो 1000 पेन ले रहा है तो मैं उसको 5000 रुपए की जगह पे मैं उससे सिर्फ 4000 रुपए ही लूंगा, या फिर मैं उससे सिर्फ 3500 रुपए ही लूंगा। अगर वो 25000 पेन के ऑर्डर दे रहा है तो मैं उससे 1.25 लाख रुपए नहीं लूंगा, मैं उससे सिर्फ 1 लाख रुपए ही लूंगा, या फिर 80,000 रुपीज ही लूंगा। ओके, सो दैट इज व्हाट जनरल प्राइस, जब हम होल की बात करते हैं, एग्रीगेट्स की बात करते हैं, ठीक है, सो उस टाइप से भी हमें एक प्राइस लेवल सेट करना पड़ता है, एंड दैट वी डू अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। In next lecture we will discuss importance of macroeconomics and distinction between microeconomics and macroeconomics। दोनों में जो डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश है, वो हम डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक बार वो क्लियर हो गया आपका तो पूरा चैप्टर इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।